नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहला रुख करेंगे कोलंबो की तरफ, जहां से एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है और इसी सोच के साथ हम अपने सहयोगी देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 6 महीनों में भारत ने $100 मिलियन से अधिक के ऋणों को अनुदान में बदल दिया है। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच हुए द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन समझौते को लेकर भी उन्होंने भरोसा जताया है कि श्रीलंका के लोगों को तत्काल राहत और सहायता देगा। मोदी ने यह भी बताया कि भारत ने श्रीलंका को दिए गए ऋण के ब्याज दरों को कम करने का फैसला किया है और यह दिखाता है कि भारत आज भी श्रीलंका के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। फ्रेंड्स, भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। आज हमने किसानों की भलाई के लिए और वहीं दिल्ली सचिवालय में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच अहम बैठक हुई, अहम मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास, प्रशासनिक सहयोग और कई राज्यों के आपसी समन्वय को लेकर चर्चा हुई। हालांकि बैठक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़ी रणनीतिक बैठक माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात का क्या सियासी असर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली में आयोजित एक खास संगोष्ठी में शामिल हुए, जहां विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक प्रभाव और दुष्प्रभाव। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां लाभ है, वहीं इससे जुड़ी सावधानियां भी जरूरी है। मोहन यादव ने साफ किया कि तकनीक का इस्तेमाल समाज के हित में होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ संभावित खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई जब एआई तेजी से शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया और प्रशासन तक में दस्तक दे रहा है। दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सामाजिक प्रभाव, दुष्प्रभाव, इस विषय को लेकर के एक अच्छा संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग सरकार के आईटी मंत्री श्रीमान जितेंद्र प्रसाद जी और अपने विचार व्यक्त किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुल मिलाकर के आज के इस दौर में यह समसामयिक विषय भी है, जिसके ऊपर विस्तार से बात की गई। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विज्ञान के आधार पर ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ भी लेना और सरकार से सुशासन की दिशा में लाभ भी लेना, लेकिन आवश्यक सावधानी भी रखना। ऐसे समय में ऐसे विषयों को लाना बहुत अच्छा है। मेरी अपनी ओर से दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान और वहीं हरियाणा बीजेपी रोहतक में एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के साथ साथ सभी विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और पूर्व विधानसभा उम्मीदवार
शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित हरियाणा दौरे और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा फैसला भी सामने आया है। 6 अप्रैल से हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश मुख्यालय रोहतक से पंचकुला शिफ्ट हो जाएगा। पंचकुला कार्यालय में इस मौके पर एक खास कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें सीएम, नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बडौली मौजूद रहेंगे। और वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश में सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी के बयान पर अब हरियाणा सरकार में सीनियर मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है। विज ने कहा कि ओवैसी अब मानसिक संतुलन खो चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया वो पूरी तरह संविधान और कानून के मुताबिक है। अनिल विज ने आगे कहा कि लोकसभा में हर किसी को बोलने का मौका दिया जाता था और अभी भी दिया जाता है, और बहुमत जो फैसला करता है उसे सभी को मानना चाहिए। ऐसा न करना अदालत की भी अवमानना है। यानी वक्फ संशोधन बिल पर सियासत अब आर पार के मोड़ पर पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु के पंबन में अब रेलवे का इतिहास रचने के लिए एक नया आयाम तैयार हो चुका है और इसको लेकर के एक नया पुल बना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये देश का पहला समुद्री जल पर बना वर्टिकल लिफ्ट पुल होगा, जो न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है बल्कि तमिल इतिहास, संस्कृति और भाषा का भी गौरव है। पंबन पुल को लेकर अब तक जितनी भी बातें कही गई, अब वो हकीकत में बनने वाली है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पुल का उद्घाटन करेंगे। पुल का निर्माण तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब भारत के सबसे महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में शामिल हो गया है। The Pamban Bridge is one of the most important bridges in the country. In the history of railways, this is going to be the first vertical lift bridge constructed in sea waters, and this is one of the greatest architectural marvels for the Tamil history, Tamil culture, and the ancient Tamil civilization and Tamil language. This is something very, very important for all of us. After the cyclone, when the old bridge had got damaged and the old bridge had completed its very long period of existence, this new bridge, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has done very meticulous follow-up, and he has really guided us to construct something which will be very unique in its architecture and engineering, and connects the people. So that architecture has been done. It will be inaugurated tomorrow by our Honorable Prime Minister. The Pamban Bridge is one of the most important bridges in the country. In the history of railways, this is going to be the first vertical lift bridge constructed in sea waters, and this is one of the greatest architectural marvels for the Tamil history, Tamil culture, and the ancient Tamil civilization and Tamil language. This is something very, very important for all of us. After the cyclone, when the old bridge had got damaged and the old bridge had completed its यूपी की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त बताया और बीजेपी के जीरो टॉलरेंस नारे को ही जीरो करार दे दिया। उन्होंने कहा कि आज हालात ये है कि पुलिस खुद पुलिस की तलाश में छापेमारी कर रही है।
अखिलेश ने दावा किया कि एक आईएएस अधिकारी का दलाल पकड़ा गया है जो कई लोगों के लिए काम करता था। उन्होंने इसे बंटवारे के झगड़े से जुड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा बताया। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग ही अब बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही सरकार से न्याय नहीं मिल रहा। इस प्रेस वार्ता में सपा महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक बेहद संवेदनशील और हैरान कर देने वाले मामले को लेकर गाजियाबाद की मौजूदा महिला पार्षद रुखसाना सैफी ने नगर निगम के भ्रष्टाचार और अधिकारियों के भेदभावपूर्ण रवैये से तंग आकर अपने ही खून से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखा है। दरअसल आज गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। पार्षद रुखसाना सैफी उसी कार्यक्रम में उन्हें अपना पत्र सौंपना चाहती थी, लेकिन रुखसाना सैफी का आरोप है कि उच्च अधिकारियों ने उन्हें नजरबंद कर लिया और उप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। नगर निगम की शिकायतों को लेकर पार्षद का गुस्सा अब खुलकर के सामने आ गया है और इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 का है, जहां एक मैरिज गार्डन के पीछे खेत में 25 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र के रनपुर नवापारा निवासी सुधन दास के तौर पर हुई है, जो बीते दिन तिलडेगा के आमाकनी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से युवक लापता था और आज उसका शव खेत में मिलने से सभी हैरान हैं। स्थानीय लोगों ने गले पर गहरे चोट के निशान देखकर हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पत्थलगांव एसडीओपी डॉक्टर ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा भी होगा। मैं साहब तब मैं तो नहीं जानू किसे में हो इस तरह पुलिस वाला मन फोन करी मोर बेटी का मोबाइल में सुने तहाने देखे रे आए हम साहब। क्या देखे माने मोर बेटा ने देखे। हाँ क्या लगता है किसी दुश्मनी था पहले? नहीं तो जाना तो महाराज में दुश्मनी है तेरा। हाँ सिर्फ ये दारू नहीं खाए ना कुछ नहीं करे ना गुड़ा को माँ को कुछ नहीं खाए। थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय मैरिज गार्डन के पीछे खेत में एक करीबन 25 वर्षीय उम्र के युवक का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पत्थलगांव पुलिस मौके पर रवाना हुई और तस्दीकी पर पता चला कि मृतक का नाम सुधन दास, जो कि रनपुर कापू थाना क्षेत्रांतर्गत का रहने वाला था, वह आमाकानी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आया था। प्रथम दृष्टया मृत्यु अस्वाभाविक प्रतीत हो रही है। इस पर मर्ग कायम किया गया है। मर्ग जांच जारी है और जांच के दौरान जो तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं साहब तब मैं तो नहीं जानू किसे में हो इस तरह पुलिस वाला। वहीं दूसरी ओर कौशाम्बी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की कार दिन दहाड़े चोरी हो गई। यह घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र के कालेश्वर घाट पर हुई, जहां प्रतापगढ़ जिले के श्रद्धालु दर्शन करने आए थे। बता दें कि चोरों ने बड़ी ही चालाकी से इस घटना को अंजाम दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों में आक्रोश है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। तो अगला मामला बदायूं से है। अस्पताल में मरीजों का इलाज हो या ना हो, लेकिन यहाँ एएनएम आपस में ही इलाज लायक हालत में पहुंच गई। दरअसल बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज में 2 एएनएम के बीच जमकर के लात घूंसे चले। एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट का ऐसा नजारा दिखा कि देखने वाले भी चौंक गए।
पूरे बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट की वजह कमीशन खोरी के बंटवारे को लेकर हुआ विवाद था। दोनों एएनएम ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में शिकायत पत्र भी दे दिया है। अब देखना यह होगा कि अस्पताल में मारपीट करने वाली इन स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई एक्शन लिया जाता है या मामला यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो जांजगीर चांपा से एक गंभीर और चिंताजनक खबर भी सामने आई, जहां आबकारी विभाग की नाकामी अब आम लोगों की परेशानी बन चुकी है। बताया जा रहा है कि अधिकारी विकास पाल सांडे के पदभार संभालते ही चांपा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। गांव की गलियों से लेकर नगर के हर नुक्कड़ तक खुलेआम कच्ची महुआ शराब बिक रही है और इससे परेशान है क्षेत्र की आम जनता। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार मीडिया में खबरें आने के बावजूद भी आबकारी विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अब इस मामले में हमराज पार्टी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भोले शंकर मरावी के सामने आने को लेकर के आरोप लगाया गया है कि अधिकारी पर लेन देन के जरिए अवैध शराब कारोबारियों को संरक्षण देने का भी आरोप है। भोले शंकर मरावी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही इस पर रोक नहीं लगी तो उनकी पार्टी आबकारी विभाग का घेराव करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या विभाग इन आरोपों की जांच करेगा या चुप्पी ये दीवार और ऊंची होती जाएगी। और क्षेत्र में ऐसे हमन तो देखा था लगातार अवैध शराब जो महुआ शराब कच्ची शराब जो बेचत जाते जेमा छोट मोट तो कार्रवाई थाना द्वारा करा जाते, लेकिन जो आबकारी विभाग हवे विकास सांडे वह तो न कार्रवाई करे, अपन बस वह कुर्सी तोड़त बैठे। चांपा क्षेत्र में आए दिन शराब हो गए, अवैध शराब हो गए, गोली नशा एकदम चरम में बढ़ गए है। तेकर बा हमार राज पार्टी हमेशा क्षेत्र जनता पर हमेशा आवाज उठाते रहते। तेकर बा आज हमन ये जो विकास और देखने में मिल रहा है कि अवैध जो शराब है आए दिन इसका बढ़ोतरी होती जा रही है और इसके साथ साथ महुआ जो शराब है उसका भी बहुत ज्यादा मात्रा में इस क्षेत्र में। तो वही छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में इस वक्त एक बड़ी खबर देखने को मिली, जहां पिथौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 152 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर 72 पैकेट गांजा लेकर लग्जरी स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार में पदमपुर उड़ीसा से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे, तभी पिथौरा पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। गांजे की कुल कीमत करीब 22 लाख रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो सभी महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पिथौरा पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कार्रवाई न सिर्फ तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करती है, बल्कि ये भी बताती है कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि तस्करों की नजर में एक संवेदनशील रूट भी बनता जा रहा है। तो देश भर में 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले रामनवमी से पहले कोलकाता के हावड़ा में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और बाजार और दुकान झंडों से और पोस्टरों से सजाए जा रहे हैं। पुलिस बंगाल की मुख्यमंत्री आपको बताते हुए चले कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी समुदायों से रामनवमी के दौरान शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि वे रामनवमी पर शांति चाहते हैं, हर कोई पूजा करेगा। मैं सभी लोगों और सभी समुदायों से शांति बनाए रखने का अनुरोध करती हूं। दंगे जैसी स्थिति ना बनाए, एक दूसरे के कार्यक्रमों और त्योहारों में खलल डालने की कोशिश ना करें। ये त्योहार भगवान राम के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। रामनवमी हिंदू कैलेंडर में चैत्र महीने के 9वें दिन यानी कि नवमी को मनाई जाती है। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।